हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन के उपागम। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्ययन किसे कहते हैं और अध्ययन के प्रकार कौन कौन से आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन के उपागमों की। और हम बात करते हैं कि सेक्शन के उपागम कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधिकारिक या स्वेच्छाकारी उपागम, दूसरा होता है जनतंत्रीय या प्रजातांत्रिक उपागम, तीसरा होता है अहस्तक्षेपी उपागम, चौथा होता है सहभागिता उपागम, पांचवा होता है गतिशील उपागम, छठा होता है निश्चल उपागम। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आधिकारिक स्वेच्छाचारी उपागम की। आधिकारिक स्वेच्छाचारी उपागम में अध्यापक स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है, यानी इसमें अध्यापक अपना काम अपनी इच्छा से करता है। ठीक है। और इस उपागम में अध्यापक अपनी बनी हुई नीतियों के अनुसार चलता है। यह उपागम उत्तम नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक शिक्षक केंद्रित उपागम होता है, अर्थात इस उपागम में बालक का ध्यान नहीं रखा जाता है और बालक क्या होता है, निष्क्रिय होता है। इसलिए इस उपागम को उत्तम उपागम नहीं मान सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंड उपागम की, जिसको बोलते हैं हम जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक उपागम। जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक उपागम, जैसे कि नाम से पता लगता है कि जनतांत्रिक उपागम यानी ऐसा उपागम होगा जिसके अंदर छात्र को सभी प्रकार की क्रिया करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। तो इस उपागम के अंदर छात्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है और जहाँ तक संभव हो नीतियाँ निर्धारण जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। छात्र इसमें गतिशील वातावरण सुरक्षित अनुभव करता है और यह उपागम कैसा उपागम है, बाल केंद्रित उपागम, यानी इस उपागम में बालक को केंद्र में रखा जाता है। और इस उपागम के अंदर बालक को जैसे बात करने की, प्रश्न पूछने की, ठीक समस्या समाधान के लिए अध्यापक से सलाह लेने की, ये सभी प्रकार की आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। इसलिए इस उपागम को जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक उपागम कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं अहस्तक्षेपी उपागम। अहस्तक्षेपी उपागम यानी वह उपागम जिसमें अध्यापक का कोई विशेष रोल नहीं होता है, अध्यापक का अपना कोई पद नहीं होता है और अध्यापक काम से अपने आप को क्या करता है, टालता रहता है। यानी वो अपने सहयोगियों के माध्यम से काम करवाना चाहता है, लेकिन उनके सहयोगी भी क्या नहीं करते, कोई प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो संगठन होगा वो कैसा होगा, नेत्र विहीन संगठन होगा। अतः ये उपागम एक नकारात्मक उपागम है क्योंकि इसमें ना शिक्षक अपना रोल कर पाता है और ना ही उसके सहयोगी अपना रोल कर पाते हैं, अर्थात उन सभी का कोई हस्तक्षेप शिक्षण में नहीं होता है। चौथे का जो उपागम है वो है सहभागिता उपागम। सहभागिता जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इस उपागम में छात्र और शिक्षक दोनों का सहयोग होता है, दोनों की सहभागिता होती है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इस उपागम में छात्र बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, शिक्षण प्रभावी होगा। ठीक है। खुद अपने ऊपर पुष्टि भी देते रहेंगे। शिक्षण के लिए सबसे अगर बेहतरीन उपागम की बात करें तो यही उपागम सबसे बेहतर, सबसे अच्छा उपागम माना जाता है क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई भी कार्य होता है, अगर वो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, उसके बारे में पढ़ा रहा है, तो शिक्षक स्वयं भी वैसा कार्य करके दिखाता है ताकि शिक्षण अधिक प्रभावी हो और बच्चे जल्दी से सीख सके और स्थायी ज्ञान हो। आगे हम बात करते हैं अगले उपागम की, जो है गतिशील उपागम। देखिए, गतिशील उपागम के अनुसार इसमें क्या होता है कि अध्यापक अपने तौर तरीके से बच्चों की गति के अनुसार सिखाता है। यानी इसमें जो अध्यापक होता है वो छात्रों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की गति को ध्यान में रखते हुए, यानी बच्चे किस तरह से सीखना चाहते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ऐसे उपागम को हम गतिशील उपागम कहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाया जाएगा तो शिक्षण रुचिकर होगा और बच्चे सक्रिय रहेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अंतिम उपागम की, तो वो है निश्चल उपागम।
तो इस उपागम की हम बात करें तो इसमें जो शिक्षक होता है वो स्थिर रहता है, अपनी इच्छा के हिसाब से पढ़ाता है, अपने अनुसार पढ़ाता है, बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, खुद की रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो जब शिक्षक खुद अपनी रुचि के अनुसार, खुद अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाएगा तो उसमें शिक्षक सक्रिय रहेगा और विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो निश्चल उपागम है वो एक अच्छी विधि या उत्तम विधि हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की रुचि और बच्चों की आकांक्षा, उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि, इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए यह उपागम की जो विधि है शिक्षण की, वो एक उत्तम विधि हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अध्ययन के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी शिक्षण के बारे में कि शिक्षण किसे कहते हैं, कि जब एक अध्यापक किसी विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक पढ़ाता है तो वो शिक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं अध्ययन की। अध्ययन यानी वह विषय वस्तु जिसको पढ़ता है और आत्मसात करना, यानी स्वयं के द्वारा किसी विषय वस्तु को पढ़ना, आत्मसात करना और ग्रहण करना ही अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर शिक्षण की तरह किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ स्वयं बालक, विद्यार्थी अपनी विषय वस्तु को पढ़ता है और उसको ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में वह अध्ययन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अध्ययन के प्रकार की, कि अध्ययन कितने प्रकार का होता है। तो अध्ययन की बात करें हम तो अध्ययन 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबवत या ऊर्ध्वता अध्ययन, वर्टिकल स्टडीज़ बोल सकते हैं इसको। यानी ऐसा अध्ययन जिसके अंदर छात्र एक पाठ को पढ़ने के बाद उसके अगले पाठ की तैयारी करता है। यानी एक उसकी विषय वस्तु या उसका लेसन पूरा होने पर वो अगला लेसन पढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, एक विषय वस्तु को पढ़ने के बाद जब वो अगली विषय वस्तु को पढ़ता है तो वह विषय वस्तु उसके लंबवत अध्ययन के अंदर मानी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें तो एक प्रश्नावली से दूसरे प्रश्नावली का एक विद्यार्थी का करना और उसके ज्ञान में वृद्धि होना, उसके कौशल में बढ़ना या कौशल को बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह का जो अध्ययन होगा उसमें बालक का जो ज्ञान है वो लगातार बढ़ता रहता है और भविष्य के अंदर उसका अध्ययन क्या होता है, वृद्धि करता है। तो ऐसे स्थिति में इस तरह के अध्ययन को हम लंबवत अध्ययन कहते हैं। कैसा अध्ययन कहते हैं? लंबवत अध्ययन। और इस अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उच्च स्तर के ज्ञान को बनाना या उसको बनाए रखना। तो ये लंबवत अध्ययन है। आगे हम बात करें दूसरे अध्ययन की तो वो है क्षैतिज अध्ययन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडीज़। इसमें क्या होता है कि छात्र एक संप्रत्ति का अध्ययन करने के बाद उस संप्रत्ति से दूसरे संप्रत्ति को जोड़ लेता है। जैसा लंबवत अध्ययन में क्या होता था वर्टिकल में, कि एक से दूसरे को आगे बढ़ना, आगे की तरफ जोड़ता था। और इसमें क्या होता है कि एक से ही वो बराबर में दूसरे से संपर्क कर लेता है, दूसरे से उसको अटैच कर देता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की थ्रू, तो एक बच्चा जैसे प्रतिशत का अध्ययन करता है तो उस प्रतिशत के अध्ययन के माध्यम से ही वह लाभ हानि अध्याय को भी प्रयोग करना सीख जाता है। यानी एक ही अध्याय से दूसरे अध्याय को जोड़ लेना। तो ऐसी स्थिति में वो अध्ययन क्षैतिज अध्ययन कहलाएगा। अतः उसने पहली ही विषय वस्तु को बाद वाली विषय वस्तु के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें स्वयं जो विद्यार्थी होता है वो ऐसा करता है कि पहली विषय वस्तु जो पढ़ी उसी विषय वस्तु उसके अंदर से दूसरी विषय वस्तु को जोड़ना शुरू कर देता है। तो वो होगा क्षैतिज अध्ययन। तीसरे अध्ययन की हम बात करें तो वो होता है प्रतिनिधिक समूह अध्ययन। प्रतिनिधिक समूह अध्ययन एक ऐसा अध्ययन होता है जिसके अंदर एक ही समय के अंदर अलग अलग समूहों का अध्ययन करवाया जाता है। यानी समय एक ही होता है लेकिन एक ही समय के अंदर हम जब अलग अलग ग्रुप का हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो अध्ययन होता है प्रतिनिधिक अध्ययन कहलाता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम एक समय में अलग अलग समूहों का अवलोकन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अध्ययन प्रातिनिधिक अध्ययन कहलाएगा। यानी समय एक रहेगा और एक ही उस समय के अंदर, उसी समय के दौरान हम अलग अलग समूह का अध्ययन करेंगे, तो वह अध्ययन हमारा प्रातिनिधिक अध्ययन के नाम से जाना जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनके जो समूह होते हैं, उनकी रुचियों का पता लगाना कि एक समूह के बच्चों की रुचि क्या है और दूसरे समूह के बच्चों की रुचि क्या है, दोनों समूह के बच्चों की रुचियों का पता लगाना, हमारा जो अध्ययन होगा वो होगा प्रातिनिधिक समूह अध्ययन। ठीक है, आगे वाले अध्ययन की हम बात करें तो चौथी प्रकार का जो अध्ययन होता है वो होता है अधोमुखी अध्ययन। अधोमुखी अध्ययन यानी वह अध्ययन जिसमें अध्यापक या कह सकते हैं एक शोधकर्ता भी अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग समय में एक ही बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करता है, यानी ऑब्जर्व करता है। यानी इसमें क्या होता है, समय एक नहीं होता है। जैसे हमने पहले बात की कि प्रातिनिधिक समूह अध्ययन जिसके अंदर एक ही समय में अलग अलग समूह का अध्ययन करवाया जाता था, बल्कि अधोमुखी अध्ययन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही बच्चे का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन वो समय अलग अलग होगा। अलग अलग समूह के अंदर एक ही बच्चे का अध्ययन करना, तो इसमें क्या पता लगेगा कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यह अध्ययन बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक छात्र का अलग अलग समय में व्यवहार परिवर्तन किया जाना, जैसे जनवरी में उसने क्या सीखा और मार्च में उसने क्या सीखा, यानी उन 2 महीनों के दौरान उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या अंतर आया। अगर इस स्थिति को हमें अध्ययन करना है तो ऐसा अध्ययन हमारा अधोमुखी अध्ययन कहा जाएगा। हम बात करते हैं अंतिम अध्ययन की, वह है व्यक्ति अध्ययन। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी बालक के मानसिक मनोसामाजिक गुण हो सकते हैं, भौतिक उसका पर्यावरण हो सकता है, वातावरण हो सकता है, और उसके मनोवैज्ञानिक गुण हो सकते हैं। इस संदर्भ में उस बालक के मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहन अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, व्यक्ति अध्ययन, जिसको अंग्रेजी में केस स्टडी कहते हैं। यानी दोबारा देखिए, जब किसी विधि में आदमी के या व्यक्ति के या किसी बालक के मनोवैज्ञानिक गुण हो सकता है, उसका मनोसामाजिक गुण हो सकता है, उसका भौतिक वातावरण हो सकता है, इन सभी के संदर्भ में यदि किसी बालक के मनोवैज्ञानिक इतिहास की गहन रूप से हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसा अध्ययन हमारा व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि अगर हमने जो पढ़ा है इसकी यदि आप केस स्टडी हो सकती है, जो कुछ भी हमने पढ़ा आज, इन सभी की यदि आपको PDF में पढ़ना है तो हमारे कॉलेज के टेलीग्राम चैनल प्रशस्वी TT कॉलेज दौसा को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप जितना भी मटेरियल है उसको डिटेल्स में पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू।